गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोचअप IAS ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई विश कि आप सब लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग NCERT का क्लास कंटिन्यू करेंगे। मैंने आप लोगों को क्लास 6 NCERT के हिस्ट्री का 2 चैप्टर कंप्लीट कराया था, ठीक है। उसका मैंने असाइनमेंट भी आप लोगों को भेज दिया है। जो पहला चैप्टर है उसका असाइनमेंट तो मैंने काफ़ी पहले भेज दिया था, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे असाइनमेंट भेजा है, कुछ लोगों ने नहीं भेजा है। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग NCERT का जो कुछ हम लोग पढ़ा रहे हैं, जो भी आप लोगों का असाइनमेंट दे रहे हैं, वो असाइनमेंट ज़रूर आप लोग कंप्लीट कीजिए, क्योंकि इससे आप लोगों को बेनिफिट ये होगा कि पूरी की पूरी NCERT की जो बुक है वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। तो आप लोगों को रिवीजन करते टाइम काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो आज जो है हम लोग उसी 2 चैप्टर का असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये पहला असाइनमेंट है। क्लास 6 के का जो फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, चैप्टर 1, उसी पे बेस्ड ये असाइनमेंट है जो आप लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम लोग क्वेश्चन 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। मैं आप लोगों को तरीका बताता हूं कि किस तरह से क्वेश्चंस को करना है, और फिर आप लोग ये पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके और मुझे सबमिट करेंगे, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, लोकेट द फॉलोइंग प्लेसेस ऑन द मैप एंड एक्सप्लेन अबाउट द एंशिएंट और अर्ली पीपल लिव्ड देयर। मैं हिंदी में पढ़ता हूँ इसको। निम्न को मानचित्र में अंकित करें तथा वहाँ रहने वाले प्राचीन या प्रारंभिक मनुष्यों के संबंध में व्याख्यान दीजिए। देखिए, जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था उसका पहला ही टॉपिक है ये। मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में क्या बताया था कि जो एंशिएंट ह्यूमन थे, जो हंटर्स या गैदरर्स थे, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के किन किन जगहों पे मिलते थे। आप लोग को याद आ रहा होगा, मैंने आप लोगों को एक मैप दिखाया था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैंने मैप बनाया था। उस मैप के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो एंशिएंट ह्यूमन है वो नर्मदा जो रिवर है, जो सेंट्रल इंडिया में है, उसकी घाटी पे मिलते हैं। दूसरा मैंने आप लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन दिया था कि नर्मदा नदी के साथ साथ जो सुलेमान और किर्थर हिल है, सुलेमान और किर्थर हिल जो कि नॉर्थ वेस्टर्न में है, कुछ लोग वहाँ पे मिले थे जो एंशिएंट लोग थे। तो देखिए, नर्मदा रिवर आपको मैप के अंदर दिखाना है। दूसरा आप लोगों को सुलेमान और किर्थर हिल दिखाना है जो कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। तीसरा मैंने आप लोगों को जगह बताया था गारो हिल्स एंड विंध्य हिल्स। तो गारो हिल्स मैंने आप लोगों को बताया था नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, और विंध्य हिल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल इंडिया में है। इसके साथ साथ क्या दिखाना है आपको, रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, सिंधु नदी तथा इसकी सहायक नदियाँ। सिंधु नदी के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंधु नदी जो है नॉर्थ वेस्टर्न में है, ठीक है। सतलज, रावी, ब्यास, इस तरह के कई इसके ट्रिब्यूटरी हैं जो इंडस रिवर से यहाँ पे आके फाइनली क्या होते हैं, मिलते हैं। ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है बहुत डिटेल में। इसके बाद अगला है रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। तो गंगा नदी और इसकी ट्रिब्यूटरी सोन नदी, इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। तो सिंपली देखिए, इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है, करना सिर्फ इतना है कि जितने भी इन जगहों के नाम है जहाँ पे एंशिएंट ह्यूमन का एविडेंस मिला है, उनको मैप में ले जाके दिखा देना है, और फिर उनके बारे में 2-2, 4-4 लाइन आपको ब्रीफ कर देना है।
आपका पहला क्वेश्चन का काम खत्म। क्लियर है? तो जिन लोगों ने लेक्चर अटेंड किया है, जिन लोगों ने थोड़ा बहुत लेक्चर अटेंड करने के बाद घर पे पढ़ा है, उनके लिए असाइनमेंट कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो खत्म होता है। अब हम लोग स्विच करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? वाई डिड एंशिएंट पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड हाउ? क्या कहता है कि क्यों अतीत के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे और किस प्रकार से जाते थे? तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो एंशिएंट ह्यूमन होते थे वो एक जगह से दूसरे जगह बेसिकली किस काम के लिए जाते थे? या तो हंटिंग के लिए या फूड गैदरिंग के लिए। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जहाँ पे मतलब ज़्यादातर होता था कि जो एंशिएंट ह्यूमन होते थे एक जगह पे जहाँ बहुत लंबे टाइम तक रहते थे तो वहाँ के रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो जाते थे, क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी या तो एनिमल पे थी या तो प्लांट पे थी। प्लांट के फ्रूट्स खाते थे, रूट्स खाते थे। तो ये सब मैंने आप लोगों को बताया था कि वो लोग अक्सर जो है वहाँ के रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट कर जाते थे, तो फिर फ्रेश रिसोर्स के चक्कर में एक जगह से दूसरे जगह मूव करते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि ऐसे किसी जगह पे रुकते थे जहाँ पे सीजनल वाटर की अवेलेबिलिटी होती थी, तो फिर ऐसे किसी जगह पे जाते थे जहाँ पे जैसे गर्मी में वहाँ पानी ख़त्म हो गया या सर्दियों में पानी ख़त्म हो गया, तो फिर किसी ऐसे जगह पे जाते थे जहाँ पे उन्हें वाटर अवेलेबल हो पाए। तो अलग अलग रीज़न थे। ये सब कुछ मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ाया है, मैं दोबारा उन चीज़ों को रिपीट नहीं करने वाला हूँ। तो ये सेकंड क्वेश्चन जो है उसी के बारे में आपको पूछ रहा है कि लोगों के एंशिएंट लोगों के एक जगह से दूसरे जगह मूव करने का क्या पर्पस था, वो आपको सिंपली लिखना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता था? वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ अ डेज? आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? तो ठीक है, कुछ रीजन से, जैसे एंशिएंट लोग जो है ट्रेवल करते थे, उसी तरह से कुछ पर्पज के कारण आज के जो टाइम के लोग हैं, जो प्रेजेंट टाइम के लोग हैं, वो लोग भी ट्रेवल करते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में जो लोग हैं वो किस लिए ट्रेवल करते हैं? इनफैक्ट आप अपना खुद का एग्जांपल ले सकते हैं कि आप एक जगह से दूसरे जगह क्यों ट्रेवल करते हैं, तो उससे आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो थर्ड क्वेश्चन है आपका। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है कि एलुसिडेट द जर्नी रिगार्डिंग द नेम ऑफ आवर कंट्री और लैंड। कहता है कि अपने देश के नाम से संबंधित तथ्यों पर प्रकाश डालिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों को इसमें बताया था कि इंडिया को जो है मतलब अपने कंट्री को दो नाम से बुलाया जाता है। एक तो बुलाया जाता है इंडिया और दूसरा बुलाया जाता है भारत। ठीक है, अपने कंट्री का नाम इंडिया क्यों पड़ा, इसकी हिस्ट्री मैंने आप लोगों को बताया था। मैंने ईरानियन के बारे में बताया था, इंडस और सिंधु रिवर के बारे में बताया था आप लोगों को, मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, ये आप लोग देखेंगे। भारत जो इंडिया का नाम पड़ा, अपने कंट्री का भारत नाम पड़ा, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ वेस्टर्न में एक ट्राइब था, ठीक है, जिस ट्राइब का नाम भारत था और उसी भारत के नाम पे इंडिया का नाम भारत पड़ा। तो सिंपली मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, आप जाइए लेक्चर देखिए और वहाँ से इसका क्वेश्चन का आंसर निकालिए और इसको ड्राफ्ट कीजिए। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन भी मैंने कवर कराया आप लोगों को। अब आते हैं हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? हाउ टू फाइंड आउट अबाउट आवर पास्ट। अपने अतीत के बारे में कैसे जाने? वेरी सिंपल, ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि पास्ट के बारे में जानने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ता है कि जो हिस्टोरिकल सोर्सेज होते हैं उनको रिफ़र करना होता है। मैंने आप लोगों को क्लास 6 के लेवल पे दो सोर्सेज के बारे में बताया था। एक मैंने आप लोगों को बताया था लिटरेरी सोर्सेज और एक मैंने आप लोगों को बताया था आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आप लोगों को अच्छी तरह से याद होगा। एक मैंने आप लोगों को बताया था लिटरेरी सोर्स, एक मैंने आप लोगों को बताया था आर्कियोलॉजिकल सोर्स। बस इन्हीं दोनों सोर्सेज के बारे में लिखना है। आपका जो है फिफ्थ चैप्टर खत्म, सॉरी जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है इसका काम खत्म। आप देखिए और इसको लिखिए। अब आते हैं हम लोग
क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि जस्टिफाई दैट पास्ट वाज डिफरेंट फ्रॉम द फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। तो समझाइए कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए अतीत अलग अलग मायने रखता है या अलग अलग होता है। ये भी मैंने आपको बताया था कि सिर्फ अतीत ही नहीं, सिर्फ पास्ट ही नहीं, इवन प्रेजेंट भी सबके लिए अलग अलग होता है, डिपेंडिंग ऑन दी प्रोफेशन ऑफ द पीपल, डिपेंडिंग ऑन दी wealth of the person, depending on the profession of the person, depending on the geography of the person। हर आदमी की लाइफ अलग अलग होती है। पास्ट में भी सबकी लाइफ अलग अलग होती थी। जैसे किंग और क्वीन की लाइफ अलग होती थी, फार्मर्स की लाइफ अलग होती थी उस टाइम, ट्रेडर्स की लाइफ अलग होती थी, म्यूजिशियन या साइंटिस्ट की लाइफ अलग होती थी। तो मैंने आप लोगों को ये भी बहुत डिटेल में बताया है कि किस तरह से अलग अलग लोगों का लाइफ अलग अलग होता है। तो चूंकि हर एक आदमी का लाइफ एक नहीं हो सकता है, अलग अलग होता है, इसीलिए वन पास्ट नहीं मेनी पास्ट बोला जाता है। तो वही क्वेश्चन है ये जो आपको लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन 6 भी बहुत आसान है जो मैंने आप लोगों को कवर करा दिया है। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 6 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है व्हाट डू डेट मीन्स। ये भी मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में बताया। मैंने आप लोगों को बताया था डेट में कि डेट में जो है ज़्यादातर क्या यूज करते हैं हम लोग यूज करते हैं BC, बिफोर क्राइस्ट, और मैंने आप लोगों को बताया था AD, एनो डोमिनी, इसके बारे में बताया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि BC की जगह BCE भी यूज होता है जिसको बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा, AD की जगह CE भी होता है जिसको हम बोलते हैं कॉमन एरा, और इसी तरह से मैंने एक और टर्मिनोलॉजी आपको बताया था जिसको बोलते हैं BP, बिफोर प्रेजेंट। तो यही सारी चीज़ें जो मैंने आपको पढ़ाई थी वही लिखना है आपको। तो व्हाट डू डेट मीन्स, सिंपल सा कंसेप्ट है, ये आपको लिखना है। तो आप वापस फिर लेक्चर देखिए और अगर भूल गए हैं तो इसको समझिए और फिर से जो है इसको कंप्लीट कीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, इलैबोरेट द मीनिंग ऑफ, इसका अर्थ समझाइए, इनका अर्थ बताना है आप लोगों को। तो सबसे पहले आता है मैन्युस्क्रिप्ट। मैंने आप लोगों को पढ़ाया है मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है। मैन्युस्क्रिप्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। पांडुलिपि क्या होती है। पांडुलिपि बेसिकली क्या होती थी कि जो ट्री होते थे, पेड़ के छालों पर ये लोग कुछ कहते थे। इनफैक्ट ये समझ लीजिए कि ये लिटरेरी सोर्सेज है, एंशिएंट इंडिया का लिटरेरी सोर्स है ये। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो पाम ट्री होता है उस पाम ट्री के लीफ पे भी ये लोग लिखते थे, और जो बर्च का बार्क होता है, जो बर्च ट्री होता है जो हिमालयन एरिया में मिलता है, उसके ट्री के बार्क मतलब उसके छालों पर भी ये लोग लिखते थे। तो बेसिकली मैन्युस्क्रिप्ट क्या है। मैन्युस्क्रिप्ट लीफ या पेड़ों के बार्क पर लिखा हुआ टेक्स्ट है जिसको आज के समय के हिस्टोरियन पढ़ते हैं या डिकोड करते हैं, डिसाइफर करते हैं और उस समय के लोगों के लाइफ के बारे में बताते हैं। सिंपल। तो मैन्युस्क्रिप्ट मीन्स लिटरेरी सोर्स। इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन मतलब अभिलेख। तो इंस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया था। इंस्क्रिप्शन क्या है, स्टोन का पिलर होता था या आयरन का पिलर वगैरह होता था, और इसको हम क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, तो ये भी आप बता देंगे क्या है। इसी तरह से आर्कियोलॉजी, पुरातत्व क्या होता है। आर्कियोलॉजी एक साइंस होता है। आर्कियोलॉजी इज अ साइंस विच डील्स विथ the excavated materials and the old evidences, and on the basis of that study they decipher the things and they explain what kind of life would be there in the past। तो आर्कियोलॉजी एक साइंस है जिसमें पुराने चीज़ों का स्टडी करते हैं और उस स्टडी के बेसिस पे बताते हैं कि पास्ट में लाइफ कैसा हुआ करता होगा। ठीक है, तो सिंपल है, इसका भी आप दे देंगे। नेक्स्ट, हिस्टोरियन। हिस्टोरियन कौन होता है, मैंने आपको हिस्ट्री का डेफिनेशन बताया है।
हिस्ट्री का मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से डेफिनेशन बताया है। तो हिस्टोरियन कौन होगा? जो हिस्ट्री का स्टडी करता है वो हिस्टोरियन होता है। तो इसको भी आप लिख लेंगे। इसके बाद डिसाइफरमेंट। डिसाइफरमेंट का मतलब क्या होता है? मैंने आप लोगों को बताया था कि डिसाइफरमेंट का मतलब होता है कि जो भी स्क्रिप्ट्स वगैरह होते हैं पुराने, उनको डिकोड करना, उसका मीनिंग समझना या उसको इंटरप्रेट करना, उसका अर्थ निकालना ही डिसाइफरमेंट होता है। डिसाइफरमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का अर्थ निकालना, जिसका चीज़ ना पता हो। पहले क्या होता था? पहले स्क्रिप्ट जो आते थे वो सिंबॉलिक होते थे, तो उन सिंबॉलिक स्क्रिप्ट को हिस्टोरियन पढ़ते थे और पढ़ने के बाद उसका मीनिंग निकालते थे, तो उसी को हम डिसाइफर बोलते हैं। अब बात आ जाती है सोर्स। तो सोर्सेज के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है, हिस्टोरिकल सोर्सेज के बारे में। एक लिटरेरी सोर्स होता है, एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स होता है। तो वही सोर्स के बारे में आपको बताना है कि सोर्स क्या होता है, इससे क्या पता चलता है। क्लियर है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म होता है इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है लिस्ट आउट द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट एंड द इंस्क्रिप्शंस। पांडुलिपि और अभिलेखों में प्रमुख अंतर बताइए। पढ़ाया मैंने आप लोगों को। मैंने क्या बताया था कि जो मैन्युस्क्रिप्ट होता है वो ज़्यादातर जो ट्रीज होते हैं उनके लीफ या उनके बार्क पे लिखे जाते हैं, जबकि जो इंस्क्रिप्शन होता है वो स्टोन या मेटल, जो आयरन वगैरह होता है, उस तरह के हार्ड सरफेस पे लिखा जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो जल्दी खराब होगा, वो जल्दी डिग्रेड होगा। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि कुछ मैन्युस्क्रिप्ट जो पुराने हैं उनको कीड़े वगैरह खा गए, वो ख़त्म हो गए। कुछ जो अभी प्रिजर्व करके रखे गए हैं उनमें भी कुछ ऐसे हैं जो लगभग खराब हो गए हैं, कुछ ही हैं जो बचे हुए हैं। जबकि इंस्क्रिप्शन क्या होता है कि ये स्टोन के पिलर पे लिखा जाता है या आयरन वगैरह के पिलर पे लिखा जाता है, तो ये बहुत ही लंबे ड्यूरेशन तक रहता है। क्लियर है? तो इनके बीच में आपको डिफरेंस बताना है। बाकी मैंने वहाँ पे भी बताया आप लोगों को। आप लेक्चर देखेंगे और बुक पढ़ेंगे तो आपको सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, कुछ भी बचेगा नहीं। तो इस तरह से जो है हम लोगों का चैप्टर 1 का जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड चैप्टर के असाइनमेंट की। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन देखिए 1 मिनट के लिए। देखिए, ये जो क्लास 6 है, क्लास 6 का सेकेंड चैप्टर है हिस्ट्री का। ठीक है, क्लास 6 के हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है। ये भी मैंने आप लोगों को क्लास 6 का सेकेंड चैप्टर करा दिया है। अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कहता है वाई अर्लीस्ट पीपल यूज टू मूव हियर एंड देयर। आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमते थे। ये सेम इसी तरह का क्वेश्चन आपके फर्स्ट चैप्टर में भी आया है। मैंने बताया अलग अलग पर्पस से लोग घूमते थे। जो आरंभिक मानव थे उनमें एक तो हंटर और गैदरर्स थे, तो फ्रेश फूड के चक्कर में इधर से उधर घूमते थे, रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते थे तो क्लाइमेट के कारण जो है इधर उधर घूमते थे। ठीक है, तो क्या होता था कि अक्सर जो है कुछ जहाँ पे वो लोग रहते थे, कुछ जगह ऐसा था जहाँ पे सीजनल वाटर की अवेलेबिलिटी होती थी और कुछ जगह ऐसा था जहाँ पेरेनियल वाटर था। तो एक जगह से दूसरी जगह ये लोग मूव करते थे फ्रेश वाटर के रिसोर्स के चक्कर में। और भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ जो कुछ जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, जो पेड़ वगैरह होते हैं, उनकी जो फ्रूट बियरिंग होती है, जो फल लगता है वो अलग अलग महीनों में लगता है। तो ये लोग अगर किसी ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर सीजन में अगर फल नहीं लग रहा है तो फिर अपने फूड के लिए इनको दूसरे जगह जाना ही पड़ेगा जहाँ पे उस मौसम में फल लग रहा होगा।
तो ये अलग अलग पर्पज़ थे, अलग अलग रीजन थे। सेकेंड चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को ये सारी बात बताई है, आप उसको देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मेरा पर्पज़ सिर्फ ये है कि आपको बता दूं कि क्वेश्चन कैसे करना है। क्वेश्चन कराना मेरा काम नहीं है, क्वेश्चन आपको करना है। मेरा काम है चैप्टर पढ़ाना और आपको कंसेप्ट को समझाना, क्वेश्चन आपको ही करना है। वाई डू वी कम टू नो अबाउट द अर्लीस्ट पीपल? हमें आरंभिक मानवों के बारे में कैसे जानकारी मिलती है? पढ़ा चुका हूं मैं आप लोगों को आरंभिक मानवों के बारे में कैसे जानकारी मिलती है। तो आरंभिक मानवों के बारे में आपको कैसे जानकारी मिलेगी कि जो टूल्स वगैरह वो लोग यूज करते थे, या जो वेपन वगैरह वो लोग यूज करते थे, या जो पॉट वगैरह वो लोग यूज करते थे स्टोन से बना हुआ, उसी से हम लोग को इनके बारे में पता चलता है। जो स्टोन एज लोग होते थे उनके बारे में कैसे पता चलेगा? ऑब्वियस ही चीज़ है कि जो चीज़ें वो यूज करते थे वही एविडेंस के तौर पे अभी अवेलेबल है। उन्हीं चीज़ों को देख के हिस्टोरियन उनके बारे में बताते हैं कि इस तरह का ये स्टोन में जो है इस तरह का टूल जो है हंटिंग करने के लिए यूज करते थे, या किस तरह का वो पॉट वगैरह यूज करते थे। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों से इनके बारे में पता चलता है हम लोग को। तो इनके टूल्स से, इनके इक्विपमेंट से, इनके वेपन से, इनके पॉट वगैरह से, इन सारे चीज़ों से हम लोगों को एंशिएंट ह्यूमन के लाइफ के बारे में पता चलता है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वर द मेजर प्लेसेस और साइट चूजन बाय अर्ली पीपल टू लिव इन? लोकेट दीज प्लेसेस बाय ड्रॉइंग अ सुटेबल मैप एंड गिव द ब्रीफ अकाउंट ऑफ दीज प्लेसेस। मैंने ऑलरेडी जो है एंशिएंट ह्यूमन का एविडेंस इंडिया में कहाँ कहाँ मिला है ये मैंने सब आप लोगों को दे दिया है। ये अब आप लोगों की ड्यूटी है कि इस पे मैप ड्रॉ करके और आप लोग जो है बताएंगे कि किन किन साइट्स पे एंशिएंट ह्यूमन के एविडेंसेस मिले हैं। आप लोग याद कीजिए, भीमबेटका के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है, बुर्जाहोम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है, ऐसे कई प्लेसेस के बारे में मैंने, हंसगी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है, कुरनूल केव के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। बस वही चीज़, सारी चीज़ें जो है मैप ड्रॉ करके और आपको शो कर देना है, बस सिंपल है क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन भी बहुत आसान है, आप लोगों को जो जो मैंने बताया है बस मैप ड्रॉ करके और उसको दिखा देना है। फोर्थ क्वेश्चन कहता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। पहला, अबाउट द फाइंडिंग आउट द फायर, डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज कैसे हुई, इसके बारे में एक शॉर्ट नोट्स लिखना है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है 25 से 30 वर्ड का, 25 to 30 वर्ड्स, नॉट मोर देन दैट। ओके, इसके बाद जो है अ चेंजिंग इन्वायरमेंट, बदलती जलवायु, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि मेसोलिथिक एज आते आते जो क्लाइमेट था वो हॉट, मतलब जो है कोल्ड से वार्म की तरफ शिफ्ट हुआ था। तो बस इन्वायरमेंट चेंज के बारे में आपको बताना है। फिर बताना है कि उसके बाद क्या हुआ, ग्रासलैंड बढ़ गए, ग्रासलैंड बढ़ गए तो ग्रास पे डिपेंडेंट जो एनिमल्स थे उनके नंबर्स बढ़ गए, फिर हंटर्स ने जो है उनको चेज किया, उनको फॉलो किया। तो वो सारी स्टोरी जो मैंने आप लोगों को बताई थी वो इसके अंदर लिखना है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में क्या है, क्या पूछा जा रहा है। द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, खेती और पशुपालन की शुरुआत मैंने आप लोगों को रिसेंटली पढ़ाया है, तो इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। डोमेस्टिकेशन, बसने की प्रक्रिया, ये भी मैंने आप लोगों को पूरी कहानी सुनाई है, नियोलिथिक एज से लेके और किस तरह से डोमेस्टिकेशन डेवलप हुआ नियोलिथिक एज के बाद, ये आप लोगों को मैंने बताया है, तो ये आप लोगों को लिख लेना है। नेक्स्ट, अ न्यू वे ऑफ लाइफ, अभी रिसेंटली 2 दिन पहले मैंने लेक्चर लिया था, उसमें अ न्यू वे ऑफ लाइफ के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो पूरा एज इट इज टॉपिक ही है, बस आपको वहाँ से जाके लेक्चर देख के पढ़ के और लिख लेना है। तो यहाँ पे भी जो है उसके बाद स्टोरिंग ऑफ एनिमल्स, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि एनिमल रिप्रोड्यूस करते हैं, मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, इनका जो स्किन है वो बॉडी को वार्म करने के लिए लोग यूज करते थे। तो ये सारा कुछ मैंने आप लोगों को बताया है वहाँ पे, तो इसको बार बार रिपीट करने का फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन पालियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड लियोलिथिक एज अलॉन्ग विथ इट डेट्स और
पीरियड, मैंने आपको बताया स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पालियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। तीनों का डेट बताना है। पालियोलिथिक का कैरेक्टर मैंने आप लोगों को बताया है कि वहाँ पे जो स्टोन वगैरह ये लोग यूज करते थे वो ज़्यादातर कैसा स्टोन यूज करते थे, तो नेचर में जो स्टोन अवेलेबल होता था और जिसमें नेचुरल कटिंग एज होता था उस तरह के स्टोन यूज करते थे। मेसोलिथिक एज आया तो उन्होंने स्टोन के साइज को कम किया। नियोलिथिक एज में थोड़ा सा लाइफ जो है इनका सेटल होने लगा, थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर वगैरह पे भी इनका जो है प्राइमरी लेवल पे काम शुरू हो गया। तो वो सारा आपको बताना है, यहाँ पे सिंपल सा बात है, ठीक है। तो आपको डेट बताना है कि किस तरह से मैंने आपको बताया था 2 मिलियन BC से लेके, और क्या बताया था मैंने आप लोगों को कि 10,000 BC, फिर वहाँ से 10,000 से 8,000, फिर 8,000 के बाद नियोलिथिक। तो वो देख लीजिएगा एग्जैक्टली प्रिसाइजली डेट, अगर मैं गलत भी बोल लूँगा तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे डेट्स याद, मतलब डेट एज सच याद करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट टीचर को तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि वो सारा वो डेट जो है अपने दिमाग में रखे। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है इसका। और IAS वगैरह में तो डेट वगैरह कभी नहीं पूछता है, आप ये ध्यान रखिएगा। PCS वगैरह में कभी कभार पूछ लेता है। नेक्स्ट है टास्क 6, फाइंड आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर। आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मैंने आपको बताया था नियोलिथिक एज के बाद किस किस तरह से ये चीज़ें हुई थी, पूरी स्टोरी मैंने आपको बताई है, इसको आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ सेटल्ड लाइफ एंड ड्रॉ अ पिट हाउस। अब पिट हाउस देख के आपको याद आ गया होगा, मैंने बुर्ज होम के बारे में आपको बताया था। बुर्जा होम कहाँ पे है? कश्मीर में है, प्रेजेंट कश्मीर में। मैंने वहाँ बताया था आपको पिट हाउस मिलता है। पिट हाउस में जो है ज़मीन के नीचे वो लोग घर बनाते थे। अक्सर जब बरसात वगैरह का मौसम होता था तो उसमें पानी भर जाता था, वो लोग ऊपर आ जाते थे, और जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती थी तो पिट हाउस में जाके अपना काम करते थे। तो उसके बारे में मैंने आप लोगों को सब डिटेल में पढ़ा रखा है। ये क्वेश्चन आप लोग ईजिली कर लेंगे, इसमें कहीं कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 8 की, एक्सप्लेन द लिविंग एंड डाइंग फिनोमिना इन मेहरगढ़। मेहरगढ़ के बारे में मैंने आपको बताया था, मेहरगढ़ का लोकेशन कहाँ है। मैंने आपको ये बताया था कि जो बोलान पास है उसके बगल में ही है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में है। तो और मेहरगढ़ में क्या क्या होता था, वहाँ पे जो है वहाँ के शव किस तरह के होते थे, मतलब वहाँ पे जो मकान वगैरह होते थे वो किस तरह का होता था, 4 चेम्बर या उससे ज़्यादा का जो है मकान वगैरह बनता था। जो वहाँ पे ग्रेवयार्ड वगैरह मिला है उससे ये पता चलता था कि उसमें जो है लोगों का रीबर्थ वगैरह में क्या क्या बिलीफ हुआ करता थे। सब कुछ मैंने आप लोगों को बताया है कि वहाँ पे शव को दफनाते थे तो उसके साथ जो है गोट वगैरह के कुछ एविडेंस मिले हैं जिससे पता चलता था कि वो लोग जो है रीबर्थ पे बिलीव करते हैं, नेक्स्ट बर्थ पे बिलीव करते हैं। ये सारी बातें आपको मैंने बताई हैं, वही आपको लेक्चर सुन के और फिर बुक में पढ़ के इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 8। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। पहला है केव पेंटिंग इन फ्रांस। केव पेंटिंग इन फ्रांस वाला जो सेक्शन है इसमें आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग अपनी बुक देखेंगे तो उसमें एक टॉपिक देता है, सब चैप्टर खत्म हो जाता है तब एक टॉपिक देता है एल्सवेयर। जैसे ही आपका सेकंड चैप्टर खत्म होगा तो एक टॉपिक आता है नीचे जिसका नाम है एल्सवेयर। एल्सवेयर का मतलब होता है अन्यत्र, मतलब इस चैप्टर के अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपको दिया जाता है। आप एल्सवेयर पढ़ेंगे तो उसमें जो है एक पहला जो दिया है वो फ्रांस के केव पेंटिंग के बारे में दिया है, और दूसरा आई थिंक टर्किश में कुछ नियोलिथिक एविडेंसेस मिले थे उनके बारे में बात किया है। तो ये आप वहाँ से लिख लेंगे, इसके लिए आपको जो है बुक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, नियोलिथिक साइट, इसकी बात मैं कर रहा था। ये मेरे ख्याल से जो है जो टर्क है, टर्क मतलब तुर्क में जो है एक साइट मिला था, वहाँ पे नियोलिथिक साइट के कुछ एविडेंस मिले थे, तो उनको आप लोग जो है ये पढ़ना पड़ेगा। दिस बोथ आर दी पार्ट ऑफ दी एल्सवेयर। तो एल्सवेयर आपको खुद पढ़ना होगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इस चैप्टर के अलावा ये इन्फॉर्मेशन है, आप लोग पढ़ के इसको लिख लीजिएगा, बुक में पढ़ा हुआ है ये। Now we shall switch to the question number 10. How do people grow crops have to, why do people who grow crops have to stay in the same place for a long time?
खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई खेती करता है, कोई फार्मिंग या एग्रीकल्चर करता है, तो कोई भी क्रॉप एक दिन में तैयार नहीं होता है। उसकी वीडिंग करनी होती है, ठीक है, उसमें पानी देना होता है, उसका जो अदर एनिमल्स होते हैं उससे उसका केयर करना होता है, या जो बर्ड्स वगैरह होती हैं उनसे केयर करना पड़ता है, और वो पूरा साइकिल होता है। किसी क्रॉप को तैयार होने में 4-5 महीने लगते हैं, किसी को 3 महीना लगता है, किसी को 6 महीना, किसी को 1 साल लगता है। तो उसका केयर करने के लिए उनको एक जगह पे रुकना पड़ता था। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी आप लोग कर लेंगे। मैंने आप लोगों को हिंट दे दिया, आप लोग जाके एक बार देखिए और इसको अटेम्प्ट कीजिए। नेक्स्ट, वाई डू आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट मेनी पीपल हु लिव्ड इन मेहरगढ़ वर हंटर्स टू स्टार्ट विथ एंड दैट हर्डिंग बिकम मोर इम्पॉर्टेंट लेटर? पुरातत्वविद क्यों ऐसा मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया? ये भी आपके चैप्टर में दिया हुआ है, मैंने आप लोगों को ब्रीफ भी किया है, वहाँ पे जाके देखिएगा और इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, Why did the hunter-gatherers travel from place to place? In what ways are these similar to or different from the regions for which we travel today? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होकर आ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो हंटर और गैदरर्स थे वो एक जगह से दूसरे जगह क्यों मूव करते थे, उनका क्या पर्पस था, और आज जो हम लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते हैं उसका पर्पस क्या है। दोनों के पर्पस को डिफरेंशिएट करना है, दैट्स ऑल। हम आज क्यों ट्रैवल करते हैं और वो लोग जो है उस टाइम क्यों ट्रैवल करते थे, तो दोनों के बारे में डिफरेंस बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13, लिस्ट 3 ways in which hunter and gatherers used fire. Would you use fire for any of these purpose today? कहता है कि आखेटक खाद्य संग्राहक आग का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए करते थे, क्या तुम आज आग का उपयोग इनमें से किसी चीज़ के लिए करोगे? तो देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि फायर का यूज जो है, जो एंशिएंट लोग होते थे वो क्यों करते थे। तीनों चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। पहला कि जो भी फ्लैश वगैरह होता था या जो भी एनिमल वगैरह के जो मांस होते थे, जो फ्लैश होता था, उसको रोस्ट करने के लिए करते थे, मांस वगैरह को पकाने के लिए करते थे। तो ये पहला यूज हो गया। दूसरा यूज क्या करते थे कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते थे उनको दूर भगाने के लिए करते थे। और तीसरा था टू कीप द बॉडी वार्म इन टू विंटर सीजन, तो सर्दियों के मौसम में अपने शरीर को गर्म रखने के लिए करते थे। तो ये 3 यूज होता था। अब आपको बताना है कि क्या इस तरह का कोई यूज आज भी आप करते हैं, तो ये आप अपना कॉमन सेंस यूज करके लिखिएगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को बता दिया कि पूछ क्या रहा है ये क्वेश्चन। पढ़ाया मैंने आप लोगों को सब कुछ है इसमें, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। लिस्ट 3 ways in which the lives of farmers and herders would have been different from that of hunter and gatherers. कृषकों और पशुपालकों का जीवन आखेटक खाद्य संग्राहकों के जीवन से कितना भिन्न था, 3 अंतर बताओ। बहुत सिंपल है, बता देंगे आप। पहली बात तो यही था कि जो हंटर और गैदरर्स थे वो एक जगह नहीं रुकते थे, एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे। फार्मर और जो एग्रीकल्चरिस्ट थे वो एक जगह रुकते थे। इसके बाद वो लोग किसी तरह का कोई हर्डिंग नहीं करते थे, कोई डोमेस्टिकेशन नहीं करते थे, पशुपालन नहीं करते थे। जो एग्रीकल्चर करने वाले लोग थे, जो फार्मर्स थे, वो पशुपालन वगैरह करते थे। ऐसे देयर आर मल्टीपल डिफरेंसेस। आप जब बुक को पढ़ेंगे और लेक्चर को एक बार सुनेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस मिलेंगे, तो वो आप जो है कर सकते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 15, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग साइट्स। पहला शॉर्ट नोट लिखना है आपको साइट पे, पूरा स्थल। साइट के बारे में मैंने बताया है कि जहाँ पे एंशिएंट लोग रहते थे उस जगह का यूज करते थे और फिर उस जगह को छोड़ के चले जाते थे, उसको हम साइट कहते हैं। मैंने भी बताया था कि साइट जो है वो अर्थ के ऊपर भी हो सकता है और पानी के नीचे भी हो सकता है, अगर वो दब गया हो तो। ठीक है, तो ये साइट का था। एंशिएंट फैक्ट्री, एंशिएंट फैक्ट्री मतलब वो साइट या वो जगह जहाँ पे लोग अपना टूल्स वगैरह बनाते थे, उसको हम एंशिएंट फैक्ट्री बोलते हैं। थर्ड, हैबिटेशन, आवासीय स्थल, तो जहाँ पे लोग परमानेंट सेटल होकर रहते थे, जहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह करते थे या साथ में जो है फार्मिंग वगैरह प्रैक्टिस करते थे, उसको हैबिटेशन बोलते हैं, आवासीय स्थल बोलते हैं। इसके बाद है अगला माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स का मतलब लघु पाषाण। मैंने आपको बताया था माइक्रोलिथ्स किसको बोलते हैं। बेसिकली माइक्रोलिथ्स हम बोलते हैं मेसोलिथिक को। किसको बोलते हैं? मध्य पाषाण काल को, मेसोलिथिक को। तो बस उसके बारे में आपको लिखना है।
माइक्रोलिथ मतलब मेसोलिथिक एज के बारे में मैंने बताया था। फिर एंशिएंट ब्यूरियल्स, प्राचीन कब्र, एंशिएंट ब्यूरियल्स के बारे में आप लोगों को कहाँ से मिल जाएगा, मेहरगढ़ वाले टॉपिक से मिल जाएगा। तो बस यही आपको 14-15 क्वेश्चंस करने हैं असाइनमेंट में, और पहले में 8-9 क्वेश्चन है, 25 के आसपास क्वेश्चन है। आप इसको अटेम्प्ट कीजिए, अटेम्प्ट करके लिख के भेजिए हम लोगों को, जो भी उसमें एरर्स होंगे वो हम लोग रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आज डिस्कस करना था हम लोगों को। कल जो है मैं आप लोगों की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेज लूँगा, ठीक है। तो आज के लिए फिर थैंक यू। कल हम लोग मिलेंगे फिर। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम।